ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की घोषणा कर दी है। इस खबर ने नारंग इंडस्ट्रीज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। ये सब जो अभी अभी हुआ था, ये किसी जादुई सपने से कम नहीं था। लेकिन एक बात जो अब भी सबकी नजरों से शिवम ने छुपाकर रखी थी, वो थी उसकी आंतरिक शक्तियां, जिसे शिवम उजागर करने की कोशिश कई दिनों से कर रहा था। शिवम वहां से निकलकर एक शादी में गया था, जहां उसे करण मिला था, जो कि दृष्टि का कजन था। वो शिवम को बेइज्जत करने से कभी बाज नहीं आता था। शिवम और उसके बीच नोक-झोंक कई समय से चलती आ रही थी, लेकिन उस दिन शिवम ने करण की बेइज्जती पूरे रिश्तेदारों के सामने कर दी और वहां से घर चला गया। करण ने अपने गुस्से को पी लिया और ठान लिया कि वो शिवम को नहीं बख्शेगा। दूसरी ओर अपना खाना खत्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और फिर वो अपने बेड पर आराम करने बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। और तभी शिवम ने हाथ आगे बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसकी उंगलियों के बीच से सरक गया। शिवम की आंखों में उत्साह भर गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। अरजा, उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा, और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायजादा परिवार के उन खास लोगों को जिनसे वो अपने गुरु के निशानी के तौर पर दिए जेड पत्थर की मदद से मिल पाएगा। वही वो पल होगा जब शिवम अपनी जिंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के हाथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियां, धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में। इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। सक्का अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, मेरी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथों में लेने का, एक्शन में आने का। शिवम ने अपनी शक्तियां जागृत होने के बाद उनसे अपनी शक्तियों के दम पर दृष्टि के ऑफिस में हुई सारी चीजों को दृष्टि और वहां मौजूद सब लोगों को भुलवा दिया। यहां तक कि नितिन रायजादा भी अब शिवम के साथ हुई बातों को भूल चुके थे। ऐसा शिवम ने क्यों करा, वो तो वक्त ही बताएगा। अगले दिन शिवम की मुलाकात उसके पिता से हो गई, जो कि इतने दिनों से उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहे थे। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 सालों से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठे हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश, जो कि शिवम के पिता हैं, उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। शाह खानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया, तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में बहुत भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है, उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उस समय से शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊजी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो जरूरी बन जाए। शिवम, तुम खुद ही सोचकर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से पूछा। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा।
भावेश ने कहा। क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। भावेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। तुम चाहो तो जीवन भर मुझसे नफरत कर सकते हो और मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो। भावेश ने गंभीरता से कहा, केवल एक चीज है जो तुम्हें करने की जरूरत है, वो है शाह परिवार में वापस आना और अपने दादा को पहचानना। फिर तुम शाह परिवार से वो लेने में सक्षम हो जाओगे जो तुम चाहते हो और उस शक्ति के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दिखने में इतनी सिंपल सी शर्त है, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और ऊंचाइयों के सारे रास्ते खोल देगा। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वास्तव में तब तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ गलत किया था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। एक आदमी जीवन में सब कुछ खो सकता है, हालांकि केवल एक चीज जो उसे नहीं खोनी चाहिए वो है वो शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे 1 दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी मां के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। शिवम ने खड़े होकर जाने से पहले कहा, मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा। हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल दोगे। हाँ, आपने जो कहना है या करना है वो कीजिए। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला, रायजादा ग्रुप बिल्डिंग। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूं आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायजादा से मिलने आया हूं, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायजादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायजादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की योग्यता भी हो। मिलना तो दूर की बात थी। आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायजादा का दोस्त हूं। ठीक है, आप प्लीज कुछ देर वेट कीजिए। भवन के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जांच कर रहा था। कम इन। अनुमति मिलने के बाद एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया और उसने नर्म तरीके से सम्मानपूर्वक कहा, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से मैसेज आया है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? दिन के इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? देखो, वो जो कोई भी है मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहाँ आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहाँ मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? सर वो एक्चुअली, सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायजादा?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।